हेलो स्टूडेंट्स, हमने हमारे प्रीवियस सेशन में एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रिक्शन के चैप्टर को रिपीट किया था। आज हम उसके एनसीईआरटी बुक के जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन देखेंगे। देखो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो क्वेश्चन है वो फिल इन द ब्लैंक्स है। उसमें देखो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आता है, फ्रिक्शन अपोज द डैश बिटवीन द सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट विच ईच अदर। फ्रिक्शन जो है, जो दो सरफेसेस एक दूसरे के कांटेक्ट में, उनके किसको अपोज करेगा? मोशन को अपोज करेगा, यानी रिलेटिव जो मोशन है उसको अपोज करेगा। सेकंड हमारा देखो फिल इन द ब्लैंक्स आता है, फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द डैश ऑफ सरफेसेस। फ्रिक्शन जो है किस पर डिपेंड करता है? सरफेस पर डिपेंड कर रहा है। हमने देखा था कि रफ सरफेस और स्मूथ सरफेस पर डिपेंड करता है, तो ये क्या है? नेचर है सरफेस की। तो फ्रिक्शन किस पर डिपेंड कर रहा है? नेचर पर डिपेंड कर रहा है। फिर सेकंड क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस। फ्रिक्शन जो है उसके कारण क्या प्रोड्यूस होगा? हीट प्रोड्यूस होगा। आपने देखा था कि फ्रिक्शन के कारण जो है हमारा हीट प्रोड्यूस, जब हाथों को रब करोगे फ्रिक्शन आएगा, फ्रिक्शन के कारण आपके हाथ गर्म हो जाते हैं, तो ये हीट को प्रोड्यूस करता है। द स्प्रिंकलिंग ऑफ पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड। जब आप कैरम बोर्ड पर पाउडर को स्प्रिंकलिंग कर रहे हो तो क्या होगा? इससे फ्रिक्शन रिड्यूस होगा या इंक्रीज होगा? फ्रिक्शन रिड्यूस होगा। तो ये क्या करता है? रिड्यूसेस फ्रिक्शन। फिर हमारा नेक्स्ट आता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज। स्लाइडिंग हमने पढ़ा था कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो है उसका वैल्यू क्या होगा? सबसे बड़ा होगा। उससे कम वैल्यू किसका होगा? स्लाइडिंग फ्रिक्शन का होगा। और उससे कम वैल्यू किसका होगा? रोलिंग फ्रिक्शन का। तो यहाँ आपसे किसकी बात कर रहा है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज, और स्टैटिक फ्रिक्शन में कंपेयर पूछ रहा है, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है? स्मॉलर देन है, इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 4 चिल्ड्रन वेयर आस्क्ड टू अरेंज फोर्सेस ड्यू टू रोलिंग, स्टैटिक एंड स्लाइडिंग। यानी आपको रोलिंग, स्टैटिक और स्लाइडिंग जो फ्रिक्शन है उसको अरेंज करना है इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। देयर अरेंजमेंट्स आर गिवन बिलो, चूज द करेक्ट अरेंजमेंट। इनमें से आपको राइट आंसर का चूज करना था। तो देखो हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा, देखो आप डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी आपको कम वाले ऑर्डर में लास्ट में जो आएगा वो सबसे कम वाला है। तो सबसे ज्यादा वैल्यू किसका होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा। उससे कम वैल्यू किसका होगा? स्लाइडिंग फ्रिक्शन का। और सबसे कम वैल्यू किसका होगा? रोलिंग फ्रिक्शन का होगा। फिर देखो हमारा सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आलिदा रन्स हर टॉय कार ऑन ए ड्राई मार्बल फ्लोर। ड्राई मार्बल फ्लोर पर अपनी कार को चला रही है। वेट मार्बल फ्लोर, गीले मार्बल पर चला रही है। न्यूज़पेपर एंड टॉवल स्प्रेड ऑन द फ्लोर। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द कार और ऑन डिफरेंट सरफेसेस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर विल बी। आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसे सेट करना है कि कौन से पर जो फ्रिक्शन है वो ज्यादा लगेगा और कौन से पर कम लगेगा, आपको ये बताना है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लास्ट में कौन सा आएगा? जिसमें फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे कम फ्रिक्शन यहाँ किस में होगा? ड्राई मार्बल फ्लोर, वेट मार्बल फ्लोर, न्यूज़पेपर या टॉवल पर। तो वेट मार्बल फ्लोर जो है उस पर सबसे कम फ्रिक्शन होगा, क्योंकि इसका सरफेस कैसा हो जाएगा? स्मूथ हो जाएगा। फिर आएगा फ्रिक्शन किस पर ज्यादा होगा? ड्राई मार्बल फ्लोर पर थोड़ा ज्यादा होगा, न्यूज़पेपर पर थोड़ा और ज्यादा होगा, और टॉवल पर सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि इसकी सरफेस सबसे ज्यादा रफ होगी, तो इंटरलॉकिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सपोज योर राइटिंग डेस्क इज टाइटल्ड लिटिल, ए बुक केप्ट ऑन इट स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन। आप एक बुक को स्लाइड करना स्टार्ट कर रहे हो। शो द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। जो इस पे फ्रिक्शनल फोर्स वर्क कर रहा है आपको पता है। तो स्लाइड करेगी बुक, तो इसके लिए आपको एक स्लोप बनाना पड़ेगा। ये आपने एक स्लोप बना दिया, ठीक है। ये जो स्लोप है, इससे जब आपकी बुक स्लाइड करेगी तो बुक कहाँ आएगी? नीचे की ओर ही तो आएगी। तो आपका बुक का मोशन इस डायरेक्शन में है। इससे अपोजिट डायरेक्शन में किसका होगा? किसकी डायरेक्शन होगी? अपोजिट साइड में फ्रिक्शन की डायरेक्शन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यू स्पिल ए बकेट ऑफ सोपी वाटर ऑन ए मार्बल फ्लोर एक्सीडेंटली। आपका एक मतलब आपके पास एक बकेट के अंदर सोपी वाटर, आपने उसको मार्बल फ्लोर पर डाल दिया। अभी पूछ रहा है, वुड इट मेक इट इजियर और मोर डिफिकल्ट फॉर यू टू वॉक ऑन द फ्लोर? व्हाई? तो अब इस फ्लोर पर चलना आपके लिए मुश्किल होगा या आसान होगा? तो देखो, जब आपने सोपी वाटर को मार्बल के फर्श पर डाल दिया तो आपके लिए चलना मुश्किल हो जाएगा। क्यों मुश्किल हो जाएगा?
क्योंकि उसने सरफेस को क्या कर दिया, स्मूथ कर दिया। सरफेस को स्मूथ कर दिया तो अब इंटरलॉकिंग नहीं हो पाएगी, इंटरलॉकिंग नहीं हो पाएगी तो वहां फ्रिक्शन जनरेट नहीं होगा, तो आपका पाम जो है वो स्लिप हो जाएगा। तो देखो, व्हाइल वॉकिंग व्हेन आवर फीट पुश द ग्राउंड बैकवर्ड्स, जब आप चलते हैं तो आपके जो पाम है वो बैकग्राउंड को पीछे की ओर पुश करता है, और जो ग्राउंड है वो आपके पाम पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। द फ्लोर पुशेज अस इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, फ्रिक्शन प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में फ्रिक्शन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। यानी जो फ्लोर आप पर जो फोर्स लगा रहा है, फ्लोर जब आपको पुश कर रहा है तो ये एक्चुअली क्या है, ये फ्रिक्शन फोर्स ही तो आप पर लगा रहा है। तो देखो, when you spill a bucket of soapy water on a marble floor, friction between your feet and floor decreases, आपके पाम और जो फ्लोर है उसके बीच में फ्रिक्शन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। एंड द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर पुशिंग यू फॉरवर्ड वीकेंस, जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपको पुश कर रहा था, यानी जो अर्थ आप पर फोर्स लगा रही थी, वो फोर्स क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, और आपका पाम जो है वो कंटिन्यू स्लिप होता जाएगा। क्योंकि जब अगर फ्रिक्शन वहां डिक्रीज हो गया तो आपका अर्थ जो फॉरवर्ड, जो फ्लोर जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन जो फोर्स लगा रहा था वो फोर्स नहीं लग पाएगा, फोर्स नहीं लग पाएगा तो आपका पांव जो स्लिप हो जाएगा। Therefore it becomes more difficult for you to walk on the floor. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन व्हाई स्पोर्ट्समैन यूज शूज विद स्पाइक्स, स्पोर्ट्समैन के शूज जो है वो स्पाइक्स के क्यों होते हैं, उनमें स्पाइक्स जो आपने सोल में लगे देखे होंगे वो उसका रीजन क्या है। क्योंकि अगर स्पाइक्स प्रेजेंट है सोल में तो यानी सरफेस कैसा हो गया, बहुत ज्यादा रफ हो गया। जब सरफेस रफ है तो फ्लोर के साथ, ग्राउंड के साथ उसकी इंटरलॉकिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी और वो इजीली चल सकते हैं। देखो, व्हेन वॉकिंग, वही दो सेम लाइन रिपीट हो रही है जो ऊपर वाले क्वेश्चन में थी। देखो, व्हेन वॉकिंग व्हेन आवर फीट पुश द ग्राउंड बैकवर्ड्स, the floor pushes us in the forward direction, friction plays the important role in this process. Sportsmen use shoes with spikes to increase the interlocking of the surfaces in contact. जो दो सरफेस कॉन्टेक्ट यानी शूज की और जो फ्लोर है आपका, जो ग्राउंड है वो सरफेस आपस में एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में इंटरलॉकिंग बहुत टाइटली होगा। क्यों होगा, क्योंकि सरफेस कैसी है, रफ है। Which is turns increase the friction, यहाँ फ्रिक्शन इंक्रीज होगा एंड gives them a better grip, और ग्रिप को बेटर कर देगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इकबाल हैज टू पुश ए लाइटर बॉक्स एंड सीमा, यानी इकबाल जो है जिस बॉक्स को पुश कर रहा है वो उसका वेट कम है, और सीमा जिस बॉक्स को पुश कर रही है, ये तो इकबाल पुश कर रहा है, और सीमा जिस बॉक्स को पुश कर रही है, ए सिमिलर हैवियर बॉक्स, उतना ही बड़ा है लेकिन ये एक हैवी बॉक्स है। ये कैसा बॉक्स है, हैवी बॉक्स है। ऑन द सेम फ्लोर, दोनों का फ्लोर सेम है। हु विल हैव टू अप्लाई ए लार्जर फोर्स एंड व्हाई, कौन ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगा। तो नॉर्मल सी बात है कि जिसका बॉक्स हैवी है उसको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। उसको ज्यादा फोर्स क्यों लगाना पड़ रहा है, क्योंकि उसका वो जो हैवी बॉक्स है, उस हैवी बॉक्स के कारण इस सरफेस पर, मान लो एक बॉक्स ये रहा और एक बॉक्स ये रहा, ये बॉक्स हैवी है तो इसका जो इस सरफेस पर यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। जब फोर्स ज्यादा लग रहा है तो इंटरलॉकिंग क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। यहाँ पर क्या है, इसका वेट कम है तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो क्या होगा, यहाँ वाला कम जो फोर्स है वो लेस होगा, जो यहाँ वाला फोर्स जो है बहुत ज्यादा होगा। तो फोर्स ज्यादा होगा, इंटरलॉकिंग टाइटली हो जाएगी, उसको मूव कराना मुश्किल हो जाएगा, यानी जो सीमा है वो ज्यादा फोर्स लगाएगी। फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, समझ गए कि जो हैवी बॉक्स यानी वेट पर डिपेंड कर रहा है। ए हैवियर ऑब्जेक्ट विल एक्सपीरियंस मोर फ्रिक्शन बिकॉज द सरफेसेस विल बी प्रेस्ड हार्डर, क्योंकि जो हैवी बॉक्स है उसका वेट ज्यादा है, वेट ज्यादा होने के कारण वो सरफेस को बहुत हार्डली प्रेस्ड करेगा, ज्यादा प्रेस करेगा तो इंटरलॉकिंग ज्यादा हो जाएगी, which will result in the greater interlocking of irregularities of surface in contact। जो दो सरफेस कांटेक्ट में है उनकी जो इरेगुलरिटीज है उनमें इंटरलॉकिंग जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि उसका वो जो ऑब्जेक्ट है, जो हैवी बॉक्स है, उसका फोर्स जो है वो उस सरफेस पर बहुत ज्यादा लग रहा है। And thus while require larger force to move the heavier box, और हैवी बॉक्स को मूव करवाने के लिए आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन व्हाई स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है उसका वैल्यू जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम क्यों है। देखो जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो कब लगता है, जब आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट की फॉर्म में है, रेस्ट की कंडीशन में तब लगता है। जब आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट की कंडीशन में नहीं, वो मूव करने की कोशिश कर रहा होता है तब स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है, और स्लाइडिंग फ्रिक्शन जब वो ऑलरेडी मोशन कर रहा है तब लगता है। तो देखो स्टैटिक फ्रिक्शन जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में, तो उसको टाइमिंग मिल गया इंटरलॉकिंग करने के लिए, वो सरफेस के साथ इंटरलॉकिंग कर लेगा क्योंकि दोनों में इरेगुलरिटीज प्रेजेंट है थोड़ी बहुत। लेकिन जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन, इसमें आपका ऑब्जेक्ट मोशन मूव कर रहा है, तो उसको इतना टाइम ही नहीं मिल पाता बेचारे को कि वो इंटरलॉकिंग कर सके। तो इसका रीजन यही है, व्हेन द इरेगुलरिटीज बिटवीन टू कॉन्टैक्ट सरफेसेस गेट इंटरलॉक्ड हो जाती है अगर इनरेगुलरिटीज उसमें प्रेजेंट है। इट रिजल्ट्स इन रेजिस्टेंस नाउ एज फ्रिक्शन, इसे हम फ्रिक्शन बोलते हैं। इन स्लाइडिंग फ्रिक्शन द टाइम फॉर विच द सरफेसेज आर कॉन्टैक्ट इज वेरी स्मॉल, बहुत कम टाइम के लिए वो सरफेस कॉन्टैक्ट में आती है, किसमें, स्लाइडिंग फ्रिक्शन में, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन कर रहा है तो उसे टाइम नहीं मिल पाएगा इंटरलॉकिंग का। देयरफॉर द इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज डज नॉट क्रिएट मच रेजिस्टेंस as less force is required to overcome this resistance, sliding friction is less than the static friction। इसलिए sliding friction का वैल्यू static friction से क्या होता है, कम होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, गिव एग्जांपल्स टू शो दैट फ्रिक्शन इज बोथ ए फ्रेंड एंड ए फॉय। यानी हमने एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़े थे फ्रिक्शन इन नेसेसरी एविल वाले पॉइंट में, तो फ्रिक्शन हमारा फ्रेंड भी है, एक फॉय भी है। तो आपको इसके एग्जांपल्स बताने हैं। तो फ्रेंड कैसे है कि हम चल पाते, हम वॉक करते हैं, उसका रीजन क्या है, फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन हमारी हेल्प करता है। अगर हम कुछ भी राइट कर रहे हैं, आप कुछ भी लिख रहे हो, तो उसमें भी कौन हेल्प कर रहा है, फ्रिक्शन हेल्प कर रहा है। फ्रिक्शन हेल्प इन वॉकिंग। एंड सेकंड आता है, वी आर एबल टू राइट विद पेन ऑन ए पेपर ड्यू टू फ्रिक्शन। आप पेन, पेंसिल, चौक से अगर लिख पा रहे हैं तो वो फ्रिक्शन का ही रीजन है। फ्रिक्शन एज ए फॉय, यानी फ्रिक्शन लीड्स टू लॉस ऑफ एनर्जी एज हीट, हीट के फॉर्म में वो एनर्जी का लॉस करता है, इसलिए इसका डिसएडवांटेज है, फॉय भी है। बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन द टायर्स एंड सोल्स ऑफ शूज वियर आउट, वो धीरे धीरे खराब हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है, एक्सप्लेन व्हाई ऑब्जेक्ट मूविंग इन फ्लूइड्स मच हैव स्पेशल शेप। जो ऑब्जेक्ट फ्लूइड के अंदर मूव कर रहे हैं उनका स्पेशल शेप क्यों बनाया जाता है। तो उनका स्पेशल शेप कौन सा बनाया जाता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि उनका जो शेप है वो कौन सा होता है, स्ट्रीमलाइंड शेप होता है। उनका स्ट्रीमलाइंड शेप क्यों बनाया जाता है, क्योंकि ताकि स्ट्रीमलाइंड शेप का मीन क्या है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है उसका शेप ऐसा होगा। ये शेप कैसा है, स्ट्रीमलाइन शेप है। तो ये जो एरिया है, अब इतने से एरिया पर अगर ये ऑब्जेक्ट मान लो आपका इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, हवा के अंदर ये मूव कर रहा है, अगर हवा के अंदर इसका मोशन हो रहा है तो हवा जो है इस पर फोर्स लगाएगी, वो कौन सी डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। ऑब्जेक्ट आपका लेफ्ट डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, हवा जो फोर्स लगाएगी वो लगाएगी राइट डायरेक्शन में। जब हवा राइट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी तो आप ये खुद सोचो कि जब इतने से कम एरिया पर फोर्स लगेगा तो क्या वो ज्यादा पावरफुल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो तभी तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो हवा में, मान लो जो हमारे बर्ड्स है वो हवा में इजीली उड़ पाते हैं, एरोप्लेन जो है वो हवा में इजीली चल पाती है, और जो फिशेज है वो भी बहुत इजीली पानी में तैर लेती है। इन सब का रीजन यही है क्योंकि उनका स्ट्रीमलाइन बॉडी है। तो देखो क्या है, एज इट हैपन्स बिटवीन द ग्राउंड एंड फीट, ए बॉडी मूविंग थ्रू फ्लूइड आल्सो एक्सपीरियंस एन ऑपोजिंग फोर्स कॉल्ड ड्रैग फोर्स। यानी अगर कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लूइड में मूव कर रहा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है जिसे हम बोलते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन या फिर ड्रैग भी बोलते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस। जो ड्रैग है, जो फ्लूइड फ्रिक्शन है, किस पर डिपेंड कर रहा है, शेप पर डिपेंड कर रहा है, साइज पर डिपेंड कर रहा है, स्पीड पर डिपेंड कर रहा है और उस फ्लूइड की नेचर पर डिपेंड कर रहा है। तो इसकी शेप ऐसी इसलिए बनाई जाती है क्योंकि किस पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि जो फ्लूइड फ्रिक्शन है वो किस पर डिपेंड कर, नेचर ऑफ सरफेस, सरफेस की नेचर, यानी उस फ्लूइड की जो नेचर है वो कैसे उस पर, एंड द फ्लूइड की नेचर पर डिपेंड कर रहा है फ्लूइड फ्रिक्शन। लेकिन इस ऑब्जेक्ट पर कैसे डिपेंड कर रहा है कि इस ऑब्जेक्ट की जो नेचर, जो सरफेस है उसकी नेचर कैसी है और इसकी शेप कैसी है। बाय गिविंग ऑब्जेक्ट स्पेशल शेप, इसलिए हम इस ऑब्जेक्ट को स्पेशल शेप देते हैं ताकि वो फ्लूइड फ्रिक्शन को जो है वो रेजिस्ट कर सके, उसका वैल्यू जो उसका मैग्नीट्यूड है उसको कम कर सके।
बाय गिविंग ऑब्जेक्ट स्पेशल शेप दिस ड्रैग फोर्स कैन बी मिनिमाइज्ड। इसको स्पेशल शेप देकर हम जो फ्रिक्शनल फोर्स, जो फ्लूइड फ्रिक्शन लगेगा इसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, ताकि उसको मिनिमाइज किया जा सके। तो आज का जो सेशन था उसमें हमने एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को कंप्लीट कर लिया है। अब जो हमारा अपकमिंग सेशन रहेगा उसमें हम फ्रिक्शन चैप्टर की क्विज को सॉल्व करेंगे। स्टे हैप्पी, कीप स्टडी, ओके, थैंक यू।